हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू K2। हम वापस आ गए हैं अपनी अगली वीडियोस के साथ, विच इज लेक्चर नंबर 5 फॉर केमिकल काइनेटिक्स। आई होप आप सभी जो है पुरानी वीडियोस और पुराने लेक्चर्स को लाइक कर रहे हैं और उन्हें जरूर देख रहे हैं, क्योंकि लेक्चर्स बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है। बाकी मैं हर वीडियो में अपनी यही मेंशन करती हूँ स्टूडेंट्स की, कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आता, उसको मेंशन करते चलिए, और अगला टॉपिक जो भी आपको आपका इंटरेस्ट है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करते रहिए। ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज क्वाइट, आई वुड से कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज का जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो क्लियरली समझने का है। काइनेटिक्स जो है, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो बहुत ही आसान चैप्टर है, और साथ ही में आसान के साथ साथ इट इज अ क्वाइट स्कोरिंग चैप्टर आल्सो। तो अगर आप इसको इसके चैप्टर के ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर देते हैं तो आपको ये काफी अच्छा स्कोर, काफी अच्छा रिजल्ट जो है ये आपको, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस जस्ट क्विकली स्टार्ट विद टुडेज वीडियो एंड टुडेज लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है, और उस टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल रेट लॉ। ठीक है। हम बहुत डीपली, बहुत ब्रीफली इन सब टॉपिक्स के बारे में स्टडी करके आए हैं, जैसे कि हमने रेट लॉ के बारे में स्टडी किया, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे समझिए कि इस चैप्टर का पूरा बेस ही जो है रेट लॉ के ऊपर बेस्ड है। और हमने ऑर्डर के बारे में, मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में, ये सारी चीजें हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर ली। जिस किसी ने भी नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को चेकआउट कीजिए। आज जो है वो हम उसी टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं, जो कि लिखी दिया है मैंने, दैट इज द डिफरेंशियल रेट लॉ। ठीक है। अब हमने जो रेट लॉ पढ़ा था वो क्या कहता है कि आपके पास a प्लस बी से आप c प्लस डी एक रिएक्शन को करा रहे हैं। ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर आपके पास a जो है दैट इज दी A as well as B रिस्पेक्टिवली आपके रिएक्टेंट्स हैं, और उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अगर हम रिस्पेक्टिवली बात करें तो वो है आपके पास C प्लस डी। और अगर हम इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की बात करें तो आपके पास स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d आर रिस्पेक्टिवली देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आल्सो। ठीक है। A, B जो है ये हमारे हो गए रिएक्टेंट्स, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है जो, और C और D जो है हमारे पास, ये हमारे हो गए हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है। A, B, C एंड D are respectively the stoichiometric coefficients of A, B, C and, ठीक है। तो रेट लॉ ये क्या कहता है, या किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करने का मतलब क्या है कि आपका रिएक्टेंट का अमाउंट जो है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता रहता है ना, वहीं पे प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता रहता है। इस तरीके से हमारे पास ये पूरा का पूरा जो रेट का डेफिनेशन है वो चलता रहता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मेरे वाई एक्सिस पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये जो आपके पास डिक्रीजिंग कर्व दिखाई देता है रिएक्टेंट के लिए है, और ये इंक्रीजिंग कर्व है आपके प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसी चीज से रिलेटेड हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंशियल रेट का मतलब क्या है, कि डिफरेंशियल डिफरेंशियल यानी कि किसी भी स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करो। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि टाइम जीरो पे ऑब्वियसली हमारे पास ए नॉट है, रिएक्टेंट्स का बी नॉट है, प्रोडक्ट्स का जो अमाउंट है दैट इज ऑब्वियसली जीरो। कुछ टाइम टी हम ये मान लेते हैं 0.00001 सेकंड्स पर ए नॉट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपकी हो गई है ए नॉट से ए डैश, बी नॉट से हो गई है बी डैश, और सपोज कीजिए आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन बनी है दैट इज सी डैश एंड डी डैश। तो रेट ऑफ द रिएक्शन या डिफरेंशियल रेट निकालने का मतलब क्या है कि जो भी कोई चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हुई है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन with respective to time, that is defined as the differential rate of the reaction। डिफरेंशियल का मतलब है चेंज होना किसी भी तरीके का। ठीक है। और वो जो चेंज है हमारे पास वो क्या है, वो एक स्मॉलर चेंज है। तो स्मॉलर चेंज को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं यूजिंग आवर डिफरेंशियल, यानी कि हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्टिव टू टाइम का मतलब है कि आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट थी उससे वो अब ए डैश हो गई है। तो चेंज कितना आया, चेंज आया है ए नॉट माइनस ए डैश अपॉन ऑब्वियसली जो भी आपका टाइम है दैट इज 0.0000001 माइनस जीरो, यही है। अब चेंज जो है, यहाँ पे इसको सही करते हैं, चेंज का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है। अब ऑब्वियसली आप एक चीज समझिए कि इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है ए नॉट एज वेल एज ए डैश, इन दोनों में से कौन सी कॉन्सेंट्रेशन जो है आप ये बताइए कि वो ग्रेटर देन अनदर होगी, यानी कि ए नॉट बड़ा है या फिर ए डैश बड़ा है। तो ऑब्वियसली हमारे पास ए नॉट जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि ए नॉट का डिक्रीज होना ही
हमें इस प्रोडक्ट का फॉर्म होना जस्टिफाई किया जाता है। जब ये कम होता जाएगा तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट जो बनना जाएगा वो ज्यादा होता जाएगा। यानी कि ये जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है ये हमेशा एक नेगेटिव साइन की वैल्यू के साथ एग्जिस्ट करेगा। यानी कि डिफरेंशियल रेट क्या कहता है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन with respective to time is nothing, is basically the change in concentration of A with a negative sign with respective to time is nothing, is called as the rate of the reaction. So ये जो d at upon dt आया है ना, ये इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल रेट, क्योंकि इसमें हमने स्मॉल चेंज की बात करी है और स्मॉल चेंज के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे अपना डिफरेंशियल ऑर्डर। ठीक है, उसी तरीके से अगर अब ये डिक्रीज हो रहा है तो उसी के साथ साथ हमारे पास चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये जो बात थी दैट वाज फॉर द रिएक्टेंट। ठीक है, ऐसी ही सेम बात हमारी प्रोडक्ट के लिए भी है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम हो रहा है फॉर प्रोडक्ट आल्सो। प्रोडक्ट के केस में अगर हम बात करें तो चेंज कितना हो रहा है, सी डैश माइनस जीरो। यहाँ पर जैसे हमने ए डैश माइनस ए नॉट लिखा है उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, सी डैश माइनस जीरो अपॉन 0.0001 माइनस जीरो, यानी क्या है, कुछ भी नहीं है, डी सी अपॉन डी टी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमेशा एक पॉजिटिव साइन जो है वो आपके पास प्रेजेंट रहेगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्टिव टू टाइम इज ऑल्सो द रेट ऑफ द रिएक्शन। ऑब्वियसली क्योंकि ये दोनों ही एक ही चीज को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक का डिक्रीज करना और सी का फॉर्म होना, या रिस्पेक्टिवली हम साथ में बी और डी के लिए भी सेम ये चीज कह सकते हैं कि उनका डिक्रीज होना और दूसरे वाली चीज का फॉर्म होना, ये साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है कि आपस में इंडिपेंडेंटली डिक्रीज हो रहा है या इंडिपेंडेंटली फॉर्म हो रहा है। और इसी चीज को, ये जो आपने डिफरेंशियल का ये जो डी आपने यूज किया है, डेल्टा जो आपने यूज किया है, इसी रीजन की वजह से इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, या जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। यानी अगर हम इसको सम अप कर दें तो हम ये कह सकते हैं दैट रेट इज इक्वल टू डी, यानी कि सिंपल लिखते हैं पहले, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्टिव टू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्टिव टू अगेन टाइम। ये हमारी जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हम स्पेसिफिक इक्वेशन जो हमने अभी लिखी थी a प्लस बी से हम c प्लस डी बना रहे हैं, उसके लिए अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू डी सी बाई डी टी इक्वल्स टू डी डी बाई डी टी। यानी कि ये जो है ये हो गया हमारे इस रिस्पेक्टिव रिएक्शन के लिए, दैट इज द रेट। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग समझते हैं, वो ये है कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो इरेगुलर है। इरेगुलर माने एक का ए मोल है, एक का बी मोल है, एक का सी मोल है, एक का डी मोल है, लेकिन हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिख दिया इक्वलिटी का, यानी हमने ये सब जो है वो इक्वल कह दी। यानी इक्वल होने का मतलब है कि इनके रिस्पेक्टिवली सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए इक्वलिटी आई है, और सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या, ये जो डिक्रीज हो रहा है ये ए मॉलिक्यूल के लिए हो रहा है, इधर हो रहा है बी मॉलिक्यूल के लिए, इधर हो रहा है सी मॉलिक्यूल के लिए, और इधर हो रहा है डी मॉलिक्यूल के लिए। अब अगर इनमें सिमिलैरिटी लेकर आनी है तो क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को ए बी सी डी से हमें डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो हमें जैसे ही हम डिवाइड करेंगे हमें क्या मिल जाएगी, हमें इक्वेशन मिल जाएगी 1 अपॉन ए डी ए बाई डी टी माइनस के साइन के साथ, माइनस डी 1 अपॉन बी डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू 1 अपॉन सी डी सी बाई डी टी इक्वल्स टू 1 अपॉन डी 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 बाई डी टी रिस्पेक्टिवली फॉर 1। यानी जब इक्वालिटी आई है तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसीलिए जो भी कोई उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं वो बन जाते हैं उनके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई, यानी उनके रेसिप्रोकल्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तभी जाके जो इक्वल का साइन हमने इन दोनों रिएक्शंस में इस पूरे रेट लॉ में लगाया है वो जस्टिफाई हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास अपनी स्टोरी रेट लॉ की, कि रेट लॉ जो है वो ऑब्वियसली हमने डिस्कस तो कर लिया था, बट आपके पास ये जो रेट लॉ है ये ये हमारे पास डिफरेंशियल रेट लॉ होता है अगर हमने उसको स्मॉल चेंज के लिए बात करी है। सिमिलरली हम इसको कहते हैं, जो हम अपनी अगली वीडियो में डेफिनेटली कवर अप करेंगे, वो होता है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब जो हमें डिस्कस करना है कुछ एग्जांपल्स हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो इस तरीके से हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है N2 प्लस 3H2 से हम
NH3 फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट लिखना चाहते हैं तो वो क्या आएगा, रिएक्टेंट क्या है, चेंज इन रिएक्टेंट की concentration which is N2 with a negative sign equals to change in concentration of H2 with respect to time। अब H2 के साथ क्या है हमारे पास, H2 के साथ है स्टोइकियोमेट्री 3, तो आ जाएगा साथ में 1/3, ठीक है। तो ये जो 1/3 है ये हमने यहाँ पे लिख दिया, साथ में हमारे क्या चल रहा है, इक्वल्स टू में प्रोडक्ट जो है दैट इज 1/2 concentration of NH3 डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हो जाता है हमारा अपना डिफरेंशियल रेट इस इक्वेशन के। ऐसे ही कुछ और इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे हमारे पास है H2 प्लस O2 से वी आर फॉर्मिंग H2O, ठीक है। इक्वेशन ऑब्वियसली हमें ये रही इधर और ये रही इधर, इसके लिए रेट लिखेंगे क्या आएगा, -1/2 dH2 dt इक्वल्स टू -dO2 by dt इक्वल्स टू 1/2 H2O की कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है। सो ये जो सारे के सारी चीजें हैं रिएक्शंस को देखकर हम क्लियरली बता सकते हैं, ठीक है। ये तो एक हो गया हमारे पास टाइप 1 जो हमें क्वेश्चन एग्जाम में अप्रोच कर सकता है। टाइप 2 क्वेश्चन क्या कहता है कि सपोज कीजिए आपको कोई डिफरेंशियल रेट ही लिखा हुआ है, किसी भी रिएक्शन का आपको रेट मेंशन करके दिया है कि ये आपका रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो गिवन है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारे पास एक रेट है जिसमें हमें बोला है कि डी एच टू बाई डी टी इक्वल्स टू डी सी एल टू बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस डी एच सी एल माइनस माइनस इधर और इधर है आपके पास 1/2। आपको बोला है कि एक रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट जो है वो इस तरीके से मेंशन है, और अब आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देखकर एक इक्वेशन लिखनी है बैलेंस्ड। तो क्लियरली हमें क्या पता है, जहां जहां पे नेगेटिव साइन है वो सब रिप्रेजेंट करते हैं हमारे रिएक्टेंट वाली साइड को नेगेटिव साइन के साथ, और ये सब क्या है हमारे पास, ये सब है हमारे प्रोडक्ट। तो H2 के साथ Cl2 जो है वो हमारा प्रोडक्ट है, बन रहा है कौन, HCl। अब देख लीजिए यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री जो होगी वो बन जाएगा आपका, वो बन जाएंगे उनके स्टोइकियोमेट्री ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो 1/2 है HCl के साइड, तो यानी कि 2 आ जाएगा इक्वेशन के स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी टाइप के रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें सपोज कीजिए एक और रिएक्शन गिवन है जिसमें हमें बोला है रेट जो है दैट इज इक्वल टू माइनस dN2 by dt equals to minus dH2 by dt equals to formation of dN2, ठीक है। ये गिवन है हमें, साथ में हमें स्टोइकियोमेट्री भी गिवन है। स्टोइकियोमेट्रीज क्या गिवन है हमें, यहाँ गिवन है हमारे पास एक 1/3, इस तरीके से आपको ये रिएक्शन में गिवन है। अब आपको सेम चीज करनी है, आपको इसके लिए एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन में रिएक्टेंट तो क्लियरली दिख रहे हैं नेगेटिव साइन के साथ, तो वो आ जाएंगे हमारे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमारे को मिल जाएगा N2 प्लस H2 से बन रहा है NH3। अब रही बात किसकी, स्टोइकियोमेट्री की, तो यहाँ पे आ रहा है 1/2, यानी 1/2 जो है वो है एज द कोफिशिएंट। 1/2 कोफिशिएंट का मतलब है यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, वहीं पे आपको ये गिवन है -3/2। -3/2 का मतलब है कि 2/3 आपके पास आपका यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री, जो कि ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस तो नहीं है। अगर आप इस इक्वेशन को फाइनल को देखते हैं ये बैलेंस नहीं है, लेकिन जो आपको एक्सप्रेशन गिवन था उस हिसाब से अगर आप इक्वेशन को बनाएंगे तो वो जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे को एक टाइप का क्वेश्चन जो है वो मिल सकता है पेपर के अंदर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ जो हमारे डिफरेंशियल रेट से ही रिलेटेड है। चलिए, सो हमें एक रिएक्शन गिवन है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। उसमें बोला है कि रेट ऑफ अपीयरेंस जो है of NH3 that is equal to 3 rate of appearance नहीं लेकर let us give this as change या फिर the formation of NH3 with respect to time is 2 mole liter inverse and साथ में we will have second inverse also, ठीक है। और आपको बोला है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपको गिवन है is
2.0 into 10⁻⁶ मोल, इस तरीके से, ठीक है। और आपको बोला है यू नीड टू फाइंड आउट दी कैलकुलेट दी रेट ऑफ डिसअपियरेंस, कैलकुलेट rate of disappearance of N2 for the reaction for Haber's process, ये भी मेंशन है, ठीक है। यानी एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में बोला है कि फॉर्मेशन जो है NH3 का विद रिस्पेक्टिव टू टाइम दैट इज इक्वल टू 2 into 10 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, बोला है रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो भी 2 10⁻⁶ है, और आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो कि हेबर्स प्रोसेस के लिए। सो हेबर्स प्रोसेस होता है N2 + 3H2 से 2NH3 फॉर्म होना, दैट इज दी हेबर्स प्रोसेस। अगर हम इसके लिए डिफरेंशियल रेट लिखते हैं, जब आपको बोला होता है डिसअपियरेंस या फिर जब भी स्मॉल चेंज की बात होती है तो हम डिफरेंशियल रेट को ही कैलकुलेट करते हैं। जब डिसअपियरेंस, फॉर्मेशन, अपीयरेंस ऐसे वर्ड्स आते हैं यानी डिफरेंशियल रेट को ही यूज करना है। तो रेट क्या होगा इस रिएक्शन का 1 अपॉन नथिंग, क्योंकि N2 का स्टोइकियोमेट्री 1 है, dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू -1/3 dH2 अपॉन dt व्हिच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 dNH3 अपॉन dt। तो आपको क्या बोला है, फॉर्मेशन ऑफ NH3 जो है, यानी NH3 जो फॉर्म हो रहा है वो आपको पूरा पूरा गिवन है 2, यानी आपको जो वैल्यू मेंशन्ड है वो dNH3 by dt की गिवन है, दैट इज 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। साथ ही में आपको गिवन है रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी इक्वेशन के इस तरफ की चीज तो आपको गिवन है, रेट आपको गिवन है 2 into 10⁻⁻⁶। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन रहती है, आपको सिर्फ समझना है कि ये सब वैल्यूज क्या है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको फॉर्मेशन यानी डिसअपियरेंस ऑफ N2, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आपको निकालनी है, यानी हमें निकालना है माइनस dN2 by dt। सच इजी क्वेश्चन, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम इक्वेशन में सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्ट को ही यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रेट जो है दैट इज इक्वल टू नथिंग माइनस dN2 by dt। तो ये जो है वो एक्चुअली डिसअपियरेंस ऑफ N2 रेट के ही बराबर है, यानी N2 का डिसअपियरेंस जो है दैट इज नथिंग दैट इज 2 into 10⁻⁻⁶। तो हम लिख सकते हैं अपने आंसर में रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 is equal to 2 into 10⁻⁻⁶। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू मोल लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी ये मिसप्रिंटिंग हो गई है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर इट इज मोल -2 है, इधर +2 है, और ये आपका सेकंड इनवर्स है, ठीक है। सो ये जो है हमारे को इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो अप्रोच करके एग्जामिनर दे सकता है कि कैसे हम रेट ऑफ द रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर रेट ऑफ द डिसअपियरेंस, अपीयरेंस, इन सब टाइप के क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इसमें हमें क्लियरली एक और चीज दे सकती थी, अगर हमें एक और पार्ट गिवन होता कि आपको निकालना है डिसअपियरेंस ऑफ DH2 by D2, यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता, तो वहां पे क्या जाता, इसका एक सेकंड पार्ट और इंक्लूड कर लीजिए, उसमें आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 कैलकुलेट करना है, डिसअपियरेंस ऑफ H2 आपको निकालना है। तो वहां पे क्या करते हैं हम, हमें जो इक्वेशन का दूसरा हाफ है जो कहता है रेट इक्वल्स टू -1/3 dH2 by dt, तो हम क्या करते हैं, रेट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें मिल जाता -dH2 अपॉन dt। तो ये हमें अपना मिल जाता डिसअपियरेंस ऑफ, तो रेट क्या है, रेट है 2 into 10⁻⁶, तो 3 into 2 into 10⁻⁶, दैट विल गिव अस द चेंज यानी डिसअपियरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2, यानी आ जाता 6 into 10⁻⁶ मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स नहीं है, माइनस पॉजिटिव, ठीक है। सो क्वेश्चन किसी भी तरीके से कैसे भी आपको बच्चे स्टूडेंट्स फ्रेम करके दे सकते हैं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है ढंग से, कॉन्सेप्ट आ जाएगा बाकी सब आ जाएगा, कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो हमने आज डिस्कस किया बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में भी बहुत काम आएगी, वो है अपना डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ ये कहता है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो है टाइम के साथ साथ अगर वो स्मॉल हो रही है तो हम उसको डिफरेंशियल यानी डेरिवेटिव जो हम यूज करते हैं अपने मैथमेटिक्स में उसके थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। रिएक्टेंट क्योंकि कम हो रहा है तो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ एक्सप्रेस किया जाएगा, प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म हो रहा है तो हमेशा एक पॉजिटिव साइन के साथ एक्सप्रेस किया जाएगा। साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि जो भी उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं उनके साथ हम रेसिप्रोकल के साथ उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी के लिए एक एक मोल के लिए हमें वो चीज ऐड ऑन करनी पड़ती है। फिर हमने इस डिफरेंशियल रेट की कुछ एप्लीकेशंस देखी, किस तरीके से हमें क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करके मिल सकता है एग्जाम में। पहली हमने देखी थी जिसमें डायरेक्ट हमें
रेट लिखना था, दूसरी रेट गिवन था और हमें रिएक्शन लिखना था। तीसरी हमने देखा था न्यूमेरिकल की डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस का कंसंट्रेशन जो है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर और वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि अगले वीडियो में इसका बहुत काम आएगा। अगले लेक्चर जो है दैट इज योर इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इन सब रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स के लिए। सो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल के बारे में अपने दोस्तों के साथ चिल्ड्रन प्लीज शेयर कीजिए। जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना कीजिए। बाकी अगर कोई भी क्वेरी होती है आपको तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करते रहिए, ताकि हम आपकी क्वेरी को क्लैरिफाई कर सकें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।